हेलो दोस्तों, जय श्री शाह। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों हमारी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, देखो दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया, तो दोस्तों क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि मिनिमम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या हो रहा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलती है तो मिलने पर क्या बनता है दोस्तों, जल, यानी कि पानी बनता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हाइड्रोजन और जो हमारी ऑक्सीजन है वो मिलती है और मिलने पर हमारा जल यानी कि पानी बनता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली तो मिलने पर क्या बना दोस्तों, जल, यानी कि हमारा बना जल। अब देखो दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन होती है और जो ऑक्सीजन होती है ये दोनों होती है गैस, लेकिन जो हमारा अभिक्रिया के दौरान जो जल बनता है यानी जो पानी होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। यानी कि ये दोनों तो होती है दोस्तों गैस अवस्था में, और ये होता है नया जो पदार्थ बनता है वो होता है द्रव अवस्था में। यानी कि क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और मिलने पर एक या एक से अधिक जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं, तो ऐसे प्रक्रम को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना लिए, तो हाइड्रोजन गैस अवस्था में है और हमारी ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में है, लेकिन जो हमारा जल बन रहा है वो द्रव अवस्था में है। एक हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है ये खुद जलती है, यानी कि ईंधन के रूप में काम करती है। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है खुद जलती है, लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो जलाने में सहायक होती है। यानी किसी भी वस्तु को आपको जलाना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यानी कि हमारी हाइड्रोजन तो खुद जलती है, लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन है वो जलाने में सहायक होती है, परंतु जो जल बनता है वो इन दोनों को क्या करता है, बुझाता है। यानी कि क्या हुआ, इसके गुण इन दोनों से बिल्कुल अलग है। यानी कि जल हमारा क्या करता है, इन दोनों को बुझाता है, यानी कि आग को बुझा देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों ये देखते हैं कि दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं सकते। दोस्तों हम एक नोट ये लिखते हैं कि एक बार अगर रासायनिक अभिक्रिया हो गई ना तो उसको हम भौतिक विधियों के द्वारा वापस पलट नहीं सकते। जैसे भौतिक विधिया, जैसे मान लो हम अनाज में से दोस्तों क्या निकालते हैं, कंकड़, तो कंकड़ों को निकाल देते हैं, लेकिन निकालने के बाद में हम उन्हें मिला भी तो सकते हैं। तो यानी वे विधियां जिनको वापस अलग, मतलब वे विधियां जिनको उपयोग लाओ और वापस उनको रिवर्स भी कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, भौतिक विधियां। परंतु दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको भौतिक विधियों से उलट नहीं सकते। जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली है तो मिलने पर जल बन गया। तो ऐसा थोड़ी कि जल में से हम हाइड्रोजन को अलग कर देंगे और ऑक्सीजन को बीन के भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोट में याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया को हम भौतिक विधियों के द्वारा कभी भी उलट नहीं सकते। यानी कि जैसे जल बनाए तो जल को हम भौतिक विधियों के द्वारा दो अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों भौतिक विधियों के रूप नाम है, जैसे कि मान लो भौतिक विधियों के उदाहरण है, मान लो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या करते हैं दोस्तों, किसी द्रव को क्या करते हैं, किसी निश्चित तापमान पर उबाला जाता है, यानी कि उसको वाष्प, यानी कि उस द्रव को कौन सी अवस्था में किया जाता है, वाष्प अवस्था में। यानी जब कोई द्रव जिस तापमान पर वाष्प बनता है वो क्या कहलाता है, दोस्तों उसका क्वथनांक कहलाता है। वाष्पीकरण का मतलब हुआ कोई भी द्रव वाष्प बनना। ऊर्ध्वपातन में क्या हुआ दोस्तों कि कोई अगर पदार्थ है वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल रहा है, या फिर गैस अवस्था से सीधे कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। यानी दोस्तों और आसवन में क्या होता है, वही गर्म किया जाता है। अब केंद्रीकरण में दोस्तों क्या किया जाता है, अब केंद्रीकरण में जो केंद्र में पदार्थ होता है उसको फेंट कर क्या किया जाता है दोस्तों, बाहर की ओर फेंका जाता है। जैसे क्या करते हैं दोस्तों, दही से छाछ बनाते हैं तो उस समय रही चलाते हैं, तो वो रही चलाने की जो प्रक्रिया है वो अब केंद्रीकरण ही है। ठीक है दोस्तों, जो रासायनिक, तो ये दोस्तों भौतिक विधियां, चार विधियां, तो इन भौतिक विधियों के द्वारा हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं सकते। यानी कि
जो रासायनिक अभिक्रिया हो गई उसको वापस में रिवर्स हम इन विधियों के द्वारा, यानी ये जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं ऐसी विधियों के द्वारा हम उलट नहीं सकते। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात होती है कि हम कैसे पता लगाएं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, इसका पता हम निम्न 4 बातों से लगा सकते हैं दोस्तों। नंबर 1, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनकी अवस्था देखो, अगर उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन हो रहा है तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर मान लो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या बनने वाले उत्पाद हैं, उनके रंग, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अगर दोस्तों रंग में परिवर्तन हुआ है, अगर उनके रंग में कोई भी चेंज हुआ है तो भी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या फिर उनके तापमान में परिवर्तन हुआ है, उनके तापमान में परिवर्तन हुआ है, जैसे ठंडा या गर्म हुआ है तो दोस्तों हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या फिर अभिक्रिया के दौरान कोई गैस निकल रही है, कोई गैस निकल रही है तो भी हम क्या कह सकते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का पता लगाने के लिए निम्न 4 बातें हैं, या तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, या फिर रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, या फिर तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या फिर दोस्तों क्या हो सकता है गैस का उत्सर्जन हो सकता है, यानी कि अभिक्रिया में से गैस भी निकल सकती है। तो दोस्तों हम इन 4 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिली तो मिलने पर हमारा जल बना। ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया पर क्या हुई, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिले तो मिलने पर क्या हुआ, एक अन्य गुणधर्म वाला एक अलग पदार्थ बना, जिससे अपन ने क्या बोला, इस प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने पर नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है, तो वह प्रक्रम हुआ दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। और दोस्तों अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद। और दोस्तों यहाँ पर जो तीर का निशान है वो दिखाता है अभिक्रिया की दिशा को, भाई अभिक्रिया इधर से इधर हो रही है। ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ, जो हमने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर जल लिखा है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल, यानी तीर का निशान जल। तो दोस्तों ये हमारा एक, इसको कहेंगे शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, शब्द समीकरण। यानी कि इसमें हमने हाइड्रोजन को हिंदी में लिखा है, ऑक्सीजन को हिंदी में लिखा है और जल को भी हमने हिंदी में लिखा है। तो दोस्तों इस प्रकार के समीकरण को बोलेंगे शब्द समीकरण। तो दोस्तों क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल लिखेंगे तो इसमें हमें बहुत टाइम लगता है, और टाइम की बचत करने के लिए दोस्तों क्या होता है, हम इससे बहुत तरह से स्पष्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों हम इस अभिक्रिया को इनके क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है दोस्तों, H2 के रूप में, ऑक्सीजन पाया जाता है O2 के रूप में, और जल का सूत्र होता है दोस्तों H2O। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इनके शब्द समीकरणों का उपयोग न करके किसका उपयोग करेंगे, रासायनिक समीकरणों का। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जब अपन ये शब्द समीकरण लिखते हैं तो इसमें हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और इससे हमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों की अवस्थाओं का भी कुछ पता नहीं चलता। तो दोस्तों हम इस शब्द समीकरण को उठाकर दोस्तों रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पाद। जैसे मान लो इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तो ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन उत्पाद क्या है दोस्तों, जल। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों को, जैसे ये अभिकारक हो गए और ये हो गए उत्पाद, तो अभिकारकों में उपस्थित क्या है, तत्व क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे उत्पाद में तत्व क्या है दोस्तों, H2O। तो उपस्थित तत्वों को उनके प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिखे समीकरण को क्या बोलेंगे दोस्तों, रासायनिक समीकरण। यानी कि जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो दोस्तों हाइड्रोजन किसके रूप में स्थायित्व प्राप्त करता है, H2 के रूप में। क्योंकि दोस्तों H कभी विद्यमान नहीं रहता, अकेला H नहीं रह सकता, क्योंकि H इतना छोटा परमाणु होता है कि ये अन्य किसी परमाणु से भी अभिक्रिया कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों 2 H मिलते हैं और एक H2 का अणु बनाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ऑक्सीजन है, ये भी हमारी O2 के रूप में विद्यमान होती है, और साथ ही साथ एक तीर का निशान लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि अभिक्रिया यहाँ से इधर हो रही है। और दोस्तों हमारा जल होता है, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है दोस्तों, H2O। अब दोस्तों इसमें क्या लिखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना, तथा साथ ही साथ दोस्तों हम क्या करेंगे, इनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिखेंगे। जैसे मान लो हमारा जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन होता है वो गैस के रूप में होता है,
और दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है ये भी गैस के रूप में होता है। और दोस्तों जो हमारा जल होता है वो लिक्विड के रूप में यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों क्या होगा, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित जो भी तत्व हैं उनको उनके प्रतीक या उनके सूत्रों के रूप में व्यक्त करेंगे तथा साथ ही साथ हम उनकी भौतिक अवस्थाएं भी व्यक्त करेंगे। तो इससे जो समीकरण हमें प्राप्त होगी उसको बोलेंगे दोस्तों रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं, ताकि हमें टाइम भी कम लगे, क्योंकि दोस्तों हम शब्द समीकरण लिखेंगे तो इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए दोस्तों इस टाइम को बचत करने के लिए हमने इसको इन प्रतीकों के रूप में लिखा। साथ ही साथ इनकी भौतिक अवस्था ये भी दिखाती है कि भैया इनकी किसकी कौन सी अवस्थाएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम रासायनिक समीकरण का उपयोग इसलिए करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए गुणधर्म वाला एक अन्य पदार्थ बनता है। तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा कि अभिकारक क्या होते हैं। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, उत्पाद। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्द समीकरण के रूप में लिखा था। तो शब्द समीकरण के रूप में लिखने पर रासायनिक समीकरण हमारी बहुत बड़ी हो जाती है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसकी बचत करने के लिए वैज्ञानिकों ने उन शब्द समीकरण को उठाकर रासायनिक समीकरण में लिखा। और रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या किया दोस्तों, उस किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों में उपस्थित जो भी तत्व थे उन तत्वों को उनके सूत्र या फिर उनके जो प्रतीक है उनके रूप में लिखा और साथ ही साथ में उनको उनकी भौतिक अवस्थाओं के रूप में भी दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं जो हम रासायनिक अभिक्रियाओं में यूज करेंगे वो 3-4 प्रकार के दोस्तों। नंबर 1, अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में अभिक्रिया कर रहा है तो दोस्तों हम उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एस फॉर दोस्तों हो गया सॉलिड। अगर कोई भी वस्तु ठोस है और ठोस अवस्था में वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है तो हम उसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे दोस्तों, एस, स्मॉल एस फॉर सॉलिड। लेकिन अगर कोई वस्तु द्रव अवस्था में है किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो उसके ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों स्मॉल एल का मतलब है दोस्तों लिक्विड। कौन सा, लिक्विड यानी कि द्रव। ठीक है, अगर कोई वस्तु गैस है यानी कि गैस के रूप में बन रही है या अभिक्रिया में भाग ले रही है तो उसके ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों स्मॉल जी, यानी स्मॉल जी मतलब गैस। और दोस्तों चौथा है जलीय विलयन यानी कि एक्वस। अगर कोई जैसे नमक है NaCl अगर जल में मिला हुआ है तो वो क्या लाएगा, उसका NaCl का जलीय विलयन। तो दोस्तों अगर कोई भी पदार्थ अगर जल में घुला हुआ है उसका जलीय विलयन बना हुआ है तो दोस्तों हम उसके ब्रैकेट में लगाएंगे AQ यानी कि एक्वस यानी कि जलीय विलयन। तो दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेंगे दोस्तों, अभिकारक तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखने के साथ साथ दोस्तों हम उनकी भौतिक अवस्थाएं भी दर्शाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे हम लेते हैं दोस्तों कि H2 हो गया हाइड्रोजन और हमारा एक होता है ऑक्सीजन और ये तीर का निशान और दोस्तों बन गया H2O। ठीक है दोस्तों, क्या बन गया, H2O। अब दोस्तों हम यहाँ पे ये देखते हैं कि दोस्तों जो हाइड्रोजन है ये हमारी कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गैस में। लेकिन दोस्तों जो ऑक्सीजन है ये भी हमारी गैस में पाया जाता है। लेकिन जो द्रव होता है दोस्तों वो कौन सी अवस्था में बनता है, हमारा लिक्विड में। कौन सी अवस्था में बनता है दोस्तों, लिक्विड अवस्था में। तो अपन क्या कहेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करेंगे, अगर रासायनिक समीकरण में बदलना है तो अभिकारक तथा उत्पादों को पहले उनके प्रतीकों के रूप में लिखना है और साथ ही साथ उनकी भौतिक अवस्थाएं भी हमें दर्शानी है। जैसे अगर कोई पदार्थ गैस है तो गैस के रूप में, अगर द्रव है तो द्रव के रूप में, अगर कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस के रूप में, अगर किसी पदार्थ का जलीय विलयन बना हुआ है तो उसके ब्रैकेट में लगाएंगे AQ यानी कि एक्वस यानी दोस्तों जलीय विलयन। ठीक है दोस्तों।